हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बेटा चैप्टर 4। क्या नाम है? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र या गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है। इससे पहले हम 3rd चैप्टर पढ़ चुके हैं। 3rd चैप्टर में हमने क्या जाना था कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये जो 4th चैप्टर है ये विद्युत धारा और चुंबकत्व मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक रिलेशन बताता है। ये चैप्टर क्या करेगा? ये विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक संबंध को बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संबंध देखते हैं किस प्रकार, और ये संबंध सर्वप्रथम किसने बताया? तो ये संबंध ऑक्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। चलिए तो हेडिंग हम लगाते हैं ऑक्स्टेड का प्रयोग। ऑक्स्टेड का प्रयोग। अब ऑक्स्टेड ने अपने प्रयोग में क्या बताया? तो इनका प्रयोग बहुत ही साधारण सा सिंपल सा था। ये अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे और उस समय जब इन्होंने किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो उसके पास जो एक मैग्नेटिक निडल मतलब चुंबकीय सुई एक छोटी सी चुंबक ही होती है जिसका हम दिशा सूचक यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चुंबकीय सुई जो उसके पास रखी थी उसमें कुछ हलचल हुई, मतलब वो कुछ विक्षेपित हो गई। ये प्रयोग कैसे समझते हैं इसको देखिए। तो ऑक्स्टेड ने इस प्रयोग में क्या किया? एक चालक तार लिया था, इस तरीके से एक चालक तार लिया ए और बी। इस चालक तार को इन्होंने एक कुंजी द्वारा सेल से जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, इस चालक तार को एक सेल और उसमें लगा देते हैं कुंजी। इस तरीके से इन्होंने जोड़ दिया और इस चालक तार के ठीक समांतर स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबकीय सुई को रख दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक चुंबकीय सुई को रख देते हैं। इस तरीके से ये हमने एक चुंबकीय सुई बना दी। अब चुंबकीय सुई बना दी, उत्तर और दक्षिण ध्रुव हो गए इसमें। ये आपकी चुंबकीय सुई हो गई। अब ऑक्स्टेड ने क्या किया? तो ऑक्स्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट में जब कुंजी को ऑन किया, ये जो आपकी है कुंजी, जब ऑक्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुंजी को ऑन किया, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ये हमारा चालक तार ए बी और ये सेल रही और इससे हमने सीधा सीधा जोड़ दिया, मतलब कुंजी को कर दिया ऑन। कुंजी को क्या किया? ऑन किया। जैसे ही कुंजी को ऑन किया तो चालक तार में ए से बी की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हुई। चालक तार में ए सिरे से बी सिरे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हुई। विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इन्होंने देखा कि जो चुंबकीय सुई उसका जो पहला सिरा था वो चालक तार से दूर की ओर और जो दूसरा सिरा था वो चालक तार की ओर
विक्षेपित हो गया। अब सोचा हो सकता है भाई किसी कारणवश हो गया हो। अगर हम भी कुछ काम कर रहे हो अचानक जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सपोज करिए कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अचानक इस कमरे में कुछ हो जाए तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, अजीब लगेगा। वैसा ही उनके साथ भी हुआ। इनको थोड़ा अजीब लगा कि भाई मतलब मैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की और यहाँ इसमें कुछ ना कुछ विक्षेप उत्पन्न हो गया, क्यों हुआ, थोड़ा सा अजीब लगा। इन्होंने क्या, चलो प्रैक्टिकल को थोड़ा दोबारा करके देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया, दोबारा करने के लिए तो इन्होंने पुनः अपने उपकरणों को ठीक वैसे ही रख दिया जैसे पहले रखा था। मतलब चालक तार यूं लिया जो AB था और विद्युत धारा को जो प्रवाह था उसको रोक दिया, विद्युत धारा के प्रवाह को रोक दिया। और विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के बाद में इन्होंने देखा, कुंजी को जैसे ही ऑफ किया तो देखा कि जो आपकी चुंबकीय सुई थी वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गई, जैसे थी वैसे ही समांतर, चालक तार के समांतर हो गई। अब इन्होंने जब दोबारा इस प्रैक्टिकल को किया, मतलब दोबारा विद्युत धारा प्रवाहित की, तो चुंबकीय सुई प्रारंभ के तरीके से विक्षेपित हो गई। फिर इन्होंने क्या किया कि अब चालक तार में धारा की दिशा को ही बदला। क्या किया, चालक तार में धारा की दिशा को बदल दिया। अब ये जो विद्युत धारा पहले प्रवाहित की थी A से B की ओर, अब इन्होंने उस धारा को प्रवाहित किया B से A की ओर। क्या किया, इन्होंने चालक तार में धारा की दिशा को बदल दिया। अब धारा की दिशा को बदला तो यहाँ जैसे ही इन्होंने कुंजी को ऑन किया तो कुंजी को ऑन करने पर इन्होंने देखा कि अब जो धारा इधर से यानी कि B से A की ओर जैसे ही प्रवाहित हुई तो जो आपकी चुंबकीय सुई थी, चुंबकीय सुई प्रारंभ के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई, प्रारंभ के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। अब चुंबकीय सुई प्रारंभ के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई, प्रारंभ के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। अब ये सारे जो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस आधार पर जो सारी चीजें निकली उनके सामने आई, तो उससे तो यही निष्कर्ष निकला कि जब किसी चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक वलाघूर लगता है, जिसके कारण वो सदैव घूमकर एक सदैव निश्चित दिशा में ठहरती है। अब यहां तो हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया ही नहीं, चुंबकीय सुई सदैव घूमती है कहां, चुंबकीय क्षेत्र में। यानी कि चुंबकीय सुई को अपनी दिशा से जरा सा भी विक्षेपित करने के लिए किसी न किसी दूसरी चुंबक की आवश्यकता होती है। अब यहां तो हमने कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाया ही नहीं। अब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया फिर भी ये भाई अपनी डायरेक्शन से थोड़ा बहुत घूम रही है, अपने डायरेक्शन से विक्षेपित हो रही है। जब अपनी दिशा से ये विक्षेपित हो रही है बिना किसी चुंबकीय क्षेत्र को लगाए, तो इसका मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये इन्होंने यहाँ पर प्रूफ किया। तो इनका निष्कर्ष क्या था, इनका निष्कर्ष क्या था, निष्कर्ष तो इन्होंने अपने निष्कर्ष से क्या बताया, इनके निष्कर्ष से पता चला अतः जब किसी
चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये इन्होंने मान लिया। अब ये इन्होंने जब माना तो इन्होंने कहा कि भाई हमने भी पढ़ा है, हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होता है तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब चूंकि यह विद्युत धारा गतिमान आवेश के कारण होती है। अतः गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चूंकि यह धारा आवेश प्रवाह के कारण होती है तो इससे स्पष्ट है कि जब आवेश गति करता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र, इन्होंने तो यहां पर सिर्फ अपने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से किसी भी चालक तार में कोई भी कंडक्टर हो आपका, अगर उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, किस बिंदु पर कैसे निकालेंगे, उसकी दिशा क्या होगी, इसे बताने के लिए वायो-सेवर्ट ने अपना प्रयोग किया। वायो-सेवर्ट ने अपना एक नियम दिया और उस नियम के आधार पर हम निकालेंगे। एम्पियर ने भी अपना नियम दिया था, ठीक है। एम्पियर के नियम को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायो-सेवर्ट का नियम कि वायो-सेवर्ट ने अपना नियम क्या दिया और उसके आधार पर उन्होंने कैसे बताया कि आप चुंबकीय क्षेत्र को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑक्सटेड का एक्सपेरिमेंट था। अब इसके बाद में हम वायो-सेवर्ट के नियम को पढ़ते हैं। चलिए इसको साफ करें। ओके, चुंबकीय सुई का मतलब है बेटा दिशा सूचक यंत्र। चुंबकीय सुई दिशा सूचक यंत्र यानी कि एक छोटा सा चुंबक होता है जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने से कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब अपनी दिशा से कुछ विक्षेपित हो जाता है, विक्षेपण बताता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लें बेटा,
वायो-सेवर्ट का नियम, वायो-सेवर्ट का नियम। अब वायो-सेवर्ट ने अपने नियम में क्या बताया? वायो-सेवर्ट ने कहा, देखिए आप ये तो जानते हैं, ये तो आप जान चुके हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हम आपको बताएंगे कि आप चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना नियम दिया, लेकिन जो इन्होंने बिल्कुल जो अपना नियम दिया है उस नियम में इन्होंने कहा, देखो आपके पास एक चालक तार है, आपने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो अब आपकी मर्जी है चालक तार को कैसा रखते हैं। कैसा रखते हैं मतलब आप हो सकता है चालक तार सीधा लेके आए, हो सकता है चालक तार तिरछा हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है एक कुंडली हो सकता है आयताकार लूप हो। आपकी मर्जी है चालक तार आप कैसा लेके आएंगे। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है चालक तार आपने थोड़ा तिरछा ले लिया, ऐसा वैसा ले लिया, कैसा भी ले लिया, किसी भी आकृति में हो सकता है, किसी भी आकार में हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि जब आपका चालक किसी भी आकार का हो सकता है, किसी भी आकार में हो सकता है, किसी भी आकृति में हो सकता है चालक तार, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इस बात पे तो एग्री करते हो कोई भी चालक तार हो कैसा भी हो, लेकिन उसके एक छोटे से भाग की अगर हम बात करेंगे तो उसके छोटे भाग की जो लंबाई होगी, सूक्ष्मतम भाग की जो लंबाई होगी, वो कहीं ना कहीं भैया स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधी होगी। अरे भाई चालक तार सपोज करिए ये हमने कहा इस तरीके से चालक तार है, या हो सकता है इस तरीके से चालक तार का लूप बना दिया हमने, अच्छा हो सकता है इस तरीके से चालक तार हो। लेकिन अगर इसके बहुत छोटे से भाग की बात करेंगे, एक सूक्ष्मतम भाग की बात करेंगे, तो उसकी लंबाई इन्होंने कहा कि वो जो सूक्ष्मतम भाग होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, एकदम स्ट्रेट होगा, उसमें कोई भी तिरछापन नहीं होगा, मतलब तिरछा नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा। अगर आप छोटे से भाग, जैसे अगर हम ये हमारा वृत्ताकार कोई चालक तार है, अगर इसके छोटे से भाग की लंबाई की बात करेंगे तो छोटा सा भाग बिल्कुल एकदम सीधा होगा, बिल्कुल एकदम सीधा होगा, ये इन्होंने कहा। अगर इस बात पे आप एग्री करते हो तो फिर अब नियम में कुछ नहीं है, अब इस नियम में कुछ भी नहीं है, आसान सा नियम है बेटा, आसान सा नियम है। क्या नियम है? इन्होंने कहा कि देखिए आपने ये तो मान लिया कि छोटे सा भाग इस कोई भी आकार का चालक तार हो, उसके छोटे से भाग की अगर बात करेंगे तो वो सीधा है। चलिए ठीक है, तो इन्होंने कहा अब आपका चालक तार कैसा भी हो, अब चालक तार आपका कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। चलिए अब अगर हम इसके छोटे से भाग की बात करेंगे तो बोले छोटा सा भाग, यहाँ पर हम काफ़ी बड़ा भाग दिखा रहे हैं लेकिन आप इसको बहुत छोटा सा मान लीजिए। एक छोटा सा भाग ले लिया, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, जी हाँ लंबाई होगी, तो हमने मान ली कि इसकी लंबाई है dl। कितनी लंबाई मान ली? dl। और इस भाग को नाम दे दिया CD। CD भाग है जिसकी छोटी सी लंबाई है dl। चलिए ठीक है, अब बोले कि अगर आप इसमें भाई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जी हाँ विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब इसके कारण इस चालक तार से कुछ दूरी पर जो भी आप मानना चाहें और किधर भी मानना चाहें, मान लिए कि यहाँ पर बेटा कोई बिंदु है P, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और ये दूरी हम नाम दे देते हैं R। अब ये बिंदु उधर ही नहीं, आप किधर भी मान सकते हैं, इधर मान सकते हैं, उधर मान सकते हैं, इधर मान सकते हैं, यानी कि अगर हम दिखाना चाहें तो यही बिंदु आप यहाँ पर भी मान सकते हैं,
यहाँ पर भी मान सकते हैं। दूरी तो दूरी हम वही आर ही रहने देते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो आप चाहो, जिधर चाहो आप बिंदु मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्क क्या होगा? बोले यहां पर देखिए, ये जो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और इस छोटे से भाग जिसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। बोले हाँ, कुछ ना कुछ एंगल है, मान लिया हमने थीटा है। अच्छा, यहां पर या यहां पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जी हाँ, मान लेते हैं छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो हम इसको मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा होगा। तो छोटा सा हमने चुंबकीय क्षेत्र मान लिया, तो यहां पर भी छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा। जी हाँ, होगा। अब इन्होंने कहा कि देखिए, जब आपने इतना सब कुछ क्लियर कर लिया, अब हमारे निष्कर्ष देखिए, हमारा नियम देखिए। तो इस नियमानुसार, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश भाग, अल्पांश मतलब छोटे से भाग के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो नंबर 1 में इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो इस भाग में, मतलब इस भाग, ये चालक तार का ही है, तो इस भाग में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती होता है तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल I धारा के अनुक्रमानुपाती हो गया। अब सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला? सेकंड पॉइंट में इनके अनुसार, यानी कि इनके नियम के अनुसार, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या बात है भाई जी,
अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बोले उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है उस भाग की लंबाई, उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती होता है, इसका मतलब, बोले इसका मतलब है कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि जिस भाग के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो, यानी कि डेल्टा वी प्रोपोर्शनल कह सकते हैं डीएल। डेल्टा वी प्रोपोर्शनल डीएल, क्योंकि इस भाग की लंबाई कितनी है, डीएल है। चलिए अगले पॉइंट में, जब अगले पॉइंट की बारी आती है तो इन्होंने कहा यह का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यह है बिंदु P को, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तथा उस भाग जिसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, यानी कि CD भाग के बीच बने कोण की ज्या का मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती होता है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डेल्टा V प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अच्छा अगला, तो इन्होंने फोर्थ पॉइंट में बोला कि जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो यह है तार तथा उस बिंदु को या के, उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग, उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये भाई क्लियर हुआ, इन्होंने क्या बोला कि यह तार तथा, तार का मतलब है इस छोटा सा भाग, तथा उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा V प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, 1/r²। तार का मतलब है यह है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप कहेंगे तार से तो कहीं भी दूरी हो सकती है। यह है उस भाग तथा उस बिंदु, यानी कि बिंदु P
यहाँ पर उस हटा दें तो यहाँ लिख सकते हैं बिंदु P। सेंटेंस को थोड़ा सा, यह उस भाग तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये वायु सेवर्ट ने अपने नियम में बोला था। अब इस नियम से जो हमने ये अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, जो हमने ये सारा कुछ इकट्ठा किया है, डेल्टा V प्रोपोर्शनल I, डेल्टा V प्रोपोर्शनल डेल्टा L, डेल्टा V प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डेल्टा V प्रोपोर्शनल 1/r², तो इनसे हमें प्राप्त क्या हो रहा है, एक सूत्र निकल के आ रहा है। क्या सूत्र निकल के आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं साफ करूंगा, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए साफ करें इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां से हम इसको साफ कर रहे हैं। अब यहां से ध्यान रखना आप कि क्या क्या यहां पर इन्होंने बताया था। तो यहां पर जो इन्होंने बताया है, इनके आधार पर हम लिख सकते हैं उपयुक्त सभी को मिलाने पर, उपयुक्त सभी को मिलाने पर, अभी जो भी इन्होंने अपने नियम में बताया उन सारी बातों को आप मिला दीजिए। तो मिलाने पर उपयुक्त सभी को हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है बेटा डेल्टा V प्रोपोर्शनल I dl और साइन थीटा, और अपॉन में r² I dl साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ से ये अनुक्रमानुपातिक निशान हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो डेल्टा V इक्वल μ0 अपॉन 4π, μ0 अपॉन 4π इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r²। ये रहा आपका वायु सेवर्ट का नियम। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया इसका मात्रक भी होगा। मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक यहाँ से आपका आएगा, मात्रक आता है टेस्ला। अरे वही टेस्ला, निकोलस टेस्ला, टेस्ला। और टेस्ला के बाद में एक और मात्रक आता है क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बाद में एक और मात्रक आता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक इसका और मात्रक आता है गॉस की प्रमेय भी होती है चुंबकत्व के लिए, ठीक है, गॉस। अच्छा, एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये ध्यान रखना, एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। चलिए, ये तो आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अच्छा, इसकी अगर बीमा की बात करें तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे सिंपल यहीं से आपको पड़ेगा बीमा निकालना। तो यहाँ से V की बीमा, तो बीमा के लिए अगर हम देखेंगे, बीमा के लिए तो न्यूटन की बीमा क्या होती है, यानी कि बल की बीमा, तो बल की बीमा होती है mLT-2। ये तो न्यूटन हो गया भाई। अपॉन में क्या है, एम्पियर, तो एम्पियर तो A रहेगा। और क्या है, बोले मीटर का मतलब L रहेगा, लंबाई है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, या यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपकी बीमा हो गई क्या, M, ठीक है। और T-2 A ऊपर गया तो एम्पियर
की पावर -1। ये हो गया बीमीय सूत्र। ये बीमा हो गई। अब बीमा हो गई, बीमा हो गई तो ये राशि कैसी है? अगर हम राशि की बात करेंगे तो बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र है, राशि कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो राशि में हम लोग लिखेंगे सदिश राशि है। अब चुंबकीय क्षेत्र जब सदिश राशि है, सदिश राशि है तो सदिश राशि है तो इसका मतलब कि भाई इसकी दिशा भी होगी और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो वेक्टर फॉर्म में यानी कि सदिश रूप में, सदिश रूप में अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो हम सदिश रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं? तो सदिश रूप में रहेगा आपका, सदिश रूप में रहेगा डेल्टा वी, वेक्टर लगा दीजिए, इक्वल μ0/4 है, μ0/4 है इंटू अब यहाँ देखिए विद्युत धारा और डीएल, विद्युत धारा और डीएल। अच्छा विद्युत धारा कैसी राशि है? बोले विद्युत धारा तो हमारी अदिश राशि है। अब विद्युत धारा अदिश राशि है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आई तो हमारी अदिश राशि है, इसको छोड़ दीजिए। फिर बोले ये जो है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं डीएल लंबाई, ठीक है। अच्छा इनटू क्रॉस प्रोडक्ट आर, दूरी, यानी कि जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ दिशा होगी, क्योंकि हम किस दिशा में निकाल रहे हैं। तो दूरी हमारी सदिश राशि हो गई। दूरी अदिश राशि होती है, लेकिन कब? जब उसमें दिशा का बोध ना हो। अगर दूरी हमें बता रही है दिशा कि नहीं भैया हमें इधर ही, तो वो दूरी सदिश राशि होती है। तो डीएल मतलब उस चालक तार की अल्पांश लंबाई तथा दूरी का क्रॉस प्रोडक्ट हमें बताएगा दिशा किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। तो अपॉन में आर, तो आर की जगह पे यहां हो जाएगा आर क्यू, आर क्यू। ये हो गया भाई सदिश रूप में। अब सदिश रूप में हो गया तो यहां से याद कर लीजिए, यूनिट वही रहेगी टेस्ला। यहां से याद कर लीजिए कि जो हमें जब भी दिशा बतानी है, मतलब दिशा कौन बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है? तो याद कर लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अल्पांश लंबाई तथा जो दूरी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वही दिशा को बताता है। क्योंकि हमने जनरली पढ़ा है ए क्रॉस बी इक्वल, हमने क्या पढ़ा? ए बी साइन थीटा। यही तो हमने पढ़ा। इसी हिसाब से यहां देख लीजिए डीएल क्रॉस आर, तो वो हमें बताएगा क्या? एंगल बताएगा कि मतलब किस दिशा में है, साइन के साथ बताएगा। तो ये था वायोट-सेवर्ट का नियम। अभी इसमें एक चीज छूट रही है। वो क्या छूट रही है? कि भाई हम ये पढ़ तो लिया वायोट-सेवर्ट का नियम है, लेकिन ये माजरा क्या है, ये क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा, जहां μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, ये 4 पाई एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है। अब बेटा नियतांक है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और फिक्स वैल्यू होगी। जी हाँ, तो μ0/4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। और बेटा इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और बोले जो आपका μ0 है, μ0
इसको हम बोलते हैं बेटा निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। अब म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है, क्योंकि अभी तक हम वैद्युत पढ़ते रहे, तो वैद्युत में एप्सिलॉन जीरो क्या था, बोले वैद्युत में एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता थी, तो वो यहाँ पर म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, और इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यूनिट हो गई न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये था बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट का हमने नियम पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र तो हमने निकालना सीख गए हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के नियम क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के नियम आपको हथेली, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 मिल जाएगा, अंगूठे का नियम मिल जाएगा, और दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो ये नियम है। अब इसको मैं साफ करना चाहता हूं, नियमों पर बात कर लेता हूं। साफ करें, यस। अब हेडिंग हमारी रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में सबसे महत्वपूर्ण 2 नियम हैं। एक दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और सेकंड दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। हालांकि दक्षिणावर्ती पेंच का नियम भी इंपॉर्टेंट है, तो आप चलिए तीनों नियम लिखते हैं। तो पहला नियम क्या रहेगा बेटा? पहला नियम मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है? तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कहता है, अगर हम बेटा किसी पेंचकस की सहायता से किसी पेंच को कसें, अगर हम किसी पेंचकस की सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से किसी पेंच को कसें, तो पेंच की नोक आगे जाती है। अगर हम पेंचकस की सहायता से किसी पेंच को कसें, तो पेंच की नोक आगे जाएगी। तब बोला गया है कि अगर हम खोलते हैं तो पेंच की नोक पीछे आती है। फिलहाल में यहां पर सीधा सीधा ये नियम क्या कहता है, यदि हम किसी पेंचकस की सहायता से किसी पेंच को कसें, तो पेंच की नोक की दिशा या नोक चालक
तार में प्रवाहित, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को तथा अंगूठे के घूमने की दिशा, अंगूठे के घूमने की दिशा। अब अंगूठे के घूमने की दिशा, अंगूठे के घूमने की दिशा तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताती है। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हो गया भाई मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बेटा सेकंड क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है? दाएं हाथ के अंगूठा का नियम कहता है यदि किसी चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ें, यदि किसी चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ें, ये चालक तार है, ऐसे पकड़ लिया कि अंगूठा चालक तार में बहने वाली दिशा को प्रदर्शित करे। अब ये चालक तार है, अगर इसमें विद्युत धारा इधर बह रही है तो हमने इस तरीके से पकड़ लिया, अंगूठा क्या कर रहा है, धारा की दिशा में है। मान लीजिए विद्युत धारा ऐसे बह रही है तो फटाक से ऐसे पकड़ लीजिए। अब क्या कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है कौन, अंगूठा। तो ये नियम कहता है यदि हम अपने दाएं हाथ में, यदि हम अपने दाएं हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा तार में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब उस पर लिपटी हुई उंगलियां, उस पर लिपटी हुई उंगलियां उसके चारों ओर, उसके चारों ओर चुंबकीय
चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, मतलब अगर हम चालक तार को इस तरीके से पकड़ लिया तो उंगलियां जो इस पर लिपटी हुई हैं, तो उंगलियां जिस दिशा में लिपटी हुई हैं वो क्या करेंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। और इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, केवल उस बिंदु पर। ठीक है, चलिए लास्ट क्या है, तो लास्ट है बेटा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। यह नियम नंबर 1 क्यों है, क्योंकि बेटा दाएं हाथ की हथेली के 2 नियम हैं, दाएं हाथ की हथेली के 2 नियम हैं। ये पहला नियम है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और जो दूसरा नियम है वो बल को बताता है। बल हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो सेकंड नियम की भी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल में अभी पहले नियम को समझिए। पहला नियम कहता है आप दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अगर कोई चालक तार इस प्रकार आपने लिया तो अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। सपोज करिए ये आपका एक चालक तार है, और सपोज करिए हमें इधर कोई बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आप हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा हो। मतलब मान लीजिए कि इस चालक तार में, यानी कि जो हमारा मार्कर है ये चालक तार है, और इसमें विद्युत धारा बह रही है ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर बह रही है तो अंगूठा हमने तुरंत कर दिया, धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र हमें इधर निकालना है, तो सभी उंगलियां हमने उस बिंदु की ओर कर दी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब हथेली की लंबवत दिशा, मतलब ये धक्का देने वाली हथेली की लंबवत दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्या नियम कह रहा है, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तार चालक तार में बहने अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को तथा सभी उंगलियां या अंगुलियां, सभी उंगलियां
उस बिंदु की ओर संकेत करें, उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया हो या ज्ञात करना हो, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तब हथेली की लंबवत दिशा, हथेली की लंबवत दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये थे बेटा तीनों नियम। तीनों नियम को आप समझ लीजिए। पहला नियम, अगर आप किसी पेंचकस की सहायता से पेंच को कसते हैं तो जो पेंच की नोक है आगे बढ़ेगी, जो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तब अंगूठे के घूमने की जो दिशा होगी, अंगूठा इस तरीके से रखेंगे, अंगूठे के घूमने की जो दिशा होगी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। उसके बाद में दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहता है, यदि किसी चालक तार को आप इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा उसमें बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब उस पर लिपटी हुई उंगलियों की दिशा उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। और तीसरा नियम कहता है, आप हथेली को यानी कि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और सभी उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब हथेली की लंबवत दिशा, धक्का देने की दिशा, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया है अच्छे से। अब इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में वायु सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।